अच्छा जी, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ी हमारी डिस्कशन हुई थी सिलेबस के ऊपर, थोड़ी सी पेपर की अप्रोच बताई थी, पेपर का पैटर्न हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने थोड़ा ये डिस्कस किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तकरीबन 50% का पेपर इसमें से आना है आपका। 8 चैप्टर हैं इसके, चैप्टर 2 से लेकर 9 तक। तो मेजर मतलब पोर्शन यही है। 18 में से 8 चैप्टर्स इसके हैं और ये छोटे भी हैं, वैसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। तो इसमें से तकरीबन 50% मार्क्स का आपका आएगा। और कल हमने एक ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि पीआरसी में आई कैप वेटेज को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। वो कहता है कि इसमें से इतने आएंगे, लेकिन वो नहीं आते। अभी तक उनका सिस्टम शायद उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर वो जो कहेगा ना, तकरीबन 90% उसके राउंड अबाउट चीज़ें चलेंगी। अगर उसने 50% कह दिया है तो यही होगा 45%, 47, 52, 53 इधर से आएगा लाजमी। तो मतलब है कि सीधा सीधा हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर हम फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पेपर तो यहाँ से हमारा सिक्योर हो जाएगा। बाकी तो जो 10 चैप्टर्स हैं वो भी खैर करेंगे और इसी इम्पोर्टेंस के साथ ही करेंगे इंशाल्लाह। कल से कोई जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह कोई हो माइंड में? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है नुमान? अच्छा, कल का ना आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो जाके देख सकते हो, बस वही है फिर। चलो सही है, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। हाँ जी, कल हमने यार डिस्कस किया था कि हमारी अप्रोच क्या है और पढ़ना हमने किस तरह पढ़ना। हमने यार आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से स्टडी टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मैंने सेंड कर दिया, दोबारा कर दूंगा उसको आप कॉपी भी करवा सकते हो, प्रिंट करवा लें अगर करवाना है तो। नहीं भी करवाना तो खैर है, मोबाइल के ऊपर भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन फिर जो नोटिंग है ना वो साथ साथ करनी है किसी रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं उसके मतलब और कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने क्योंकि काफ़ी डिटेल में करने हैं। साइम साहब बस खामोशी अब। ठीक है जी, तो करें फिर बिस्मिल्लाह। आज की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कितने साल पुराना है भाई? तकरीबन 150 ईयर्स। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि कानून बनाना कितना मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि 150 साल में हमसे नहीं बन पाया। और ना सिर्फ हमसे ना बन पाया, इंडिया भी हमारे साथ ही है। इंडिया के पास भी सेम है। कल भी ये डिस्कस हुआ था कि अगर आपने कभी खुद से कोई क्वेश्चंस करने हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, आप इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाएं। अगर उसके कोई एमसीक्यूज मिलें, कोई वो हम खैर करेंगे, उसको भी मैं उधर से भी करवाऊंगा। और आई कैप भी मोस्टली क्या करता है, इंडिया का एक ऑथर है एमसी कुचल, उसका नाम है। उसकी बुक है, बड़ी ही ज़बरदस्त एक्सटेंसिव बुक है उसने लिखी। आई कैप भी अक्सर उधर से केस स्टडीज़ पूछ लेता सीधी सीधी। तो इंशाल्लाह उधर से मैं आप लोगों को काफ़ी एक्सटेंसिव करवाऊंगा, ताकि अगर कोई केस स्टडी आती है तो आप लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इंडिया का और हमारा तकरीबन क्या है, सेम है बिल्कुल। इसके अंदर अमेंडमेंट्स आती रही हैं। अमेंडमेंट से मुराद क्या होता है, तब्दीली थोड़ी बहुत, कोई चेंज आया ना, वो आई हैं, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई कि उसकी बेस पर हम कहेंगे यार बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। अमेंडमेंट इस तरह की आई हैं कि कोई थोड़े से फ़ाइन अपडेट हो गए हैं। आपको पता है 150 साल पहले पैसा चलता था, अब रुपीज़ थाउजेंड्स में, लाखों में, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है वैसे। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उधर जा रही हैं। थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, आईटी को बीच में ले आए हैं, थोड़ा सा वो बता दिया कि आईटी के थ्रू भी आप चीज़ें चेक कर सकते हो। तो इस तरह आपको अपडेटेड वर्जन थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन असल जो इसकी है वो 1872 से चल रही है। पाकिस्तान के डिफरेंट कानून, कंपनीज एक्ट 2017 2017 में बना है, लेकिन वो भी 2017 में हमने नहीं बनाया। हम बना सकते हैं, मुश्किल काम है ना। रिसर्च चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, नॉलेज चाहिए, सबसे पहली बात है। और हम ये कानून बनाता कौन है? MNAs आपके सामने किस तरह के हैं, तो उनको क्या आइडिया क्या होता है, तो वो भी हमने बेसिकली कॉपी किया है। हमने जो कंपनीज एक्ट है 2017 का, वो पहले होता है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, 1984 का कानून था, उसको अमेंड किया। लेकिन 1984 वाला भी पाकिस्तान के अंदर आया था, हमने तो नहीं बनाया वो भी। वो पहले होता रहा कंपनीज एक्ट 1925 का, पाकिस्तान बनने से भी पहले। उससे पहले 1912 का, तब बना था सबसे पहले जो बना था, ब्रिटिश ने बनाया था उसको, फिर अमेंड कर करके अब हमारे पास फाइनल वर्जन है उसका, वो वाला। तो इसका मतलब है कि भाई कानून बनाना थोड़ा
मुश्किल काम है, एक एक चीज़ आपको स्टडी करनी पड़ती है उसके हिसाब से। तो ये इंशाल्लाह करेंगे। इसकी जो नेचर है वो है जी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मेन फोकस सेल ऑफ गुड्स के ऊपर होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी है जी आपका, या इंशाल्लाह 8 चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, इसका मेन फोकस किस पे है? सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। के आप जो गुड्स या सर्विसेज आपस में खरीदते हो, बेचते हो, तो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। अपने आप को तो कोई नहीं मेरे ख्याल में बेचता है कोई, किसी दूसरी पार्टी को बेचोगे ना आप, तो दो पार्टीज़ क्या हो गई इसमें इन्वॉल्व हो गई। अब दोनों पार्टीज़ के ज़ाहिर है कोई राइट्स होंगे, कोई ड्यूटीज़ होंगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि यार मैं आपको ये मार्कर बेचता हूँ 50 रुपये का। अब मेरी ड्यूटी है आपको मार्कर प्रोवाइड करना, आपकी ड्यूटी है मुझे 50 रुपये भाई प्रोवाइड करना। अगर आप मुझे 50 रुपये नहीं देते तो कोई तो मेरी बैग पे खड़ा हो ना जो मुझे 50 रुपये लेकर दे। वो कौन होगा? यह कानून है। कानून बनाए क्यों जाते हैं? ताकि आपकी सोसाइटी को सिविलाइज किया जाए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर उनको लाया जा सके। ठीक है, उसके लिए भाई कानून बनते हैं। अगर आपके साथ कोई मुआहिदा करता है, एग्रीमेंट का पता है ना, आसान अल्फाज में वर्ड सुना होगा, क्या होता है एग्रीमेंट? मुआहिदा क्या होता है? वादा, जिनमें दो लोग आपस में एग्री कर लें किसी भी चीज़, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वैसे पार्टनरशिप का हमें पता है 2 से लेकर 20 तक लोग मिलके काम कर सकते हैं। हमें पता है लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर हज़ारों लोग भी हो सकते हैं, उनका भी आपस में एग्रीमेंट है ना सबका। तो एग्रीमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे एग्री करने चाहिए, रजामंद होने चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। आप ज़मीन खरीदते हो, ये एक एग्रीमेंट है। ज़मीन आपने खरीदी, खरीदने वाला पैसे देगा, बेचने वाला ज़मीन प्रोवाइड करेगा। गुड्स बेची हैं, गुड्स देगा, आगे से पैसे मिलेंगे, सर्विसेज दी हैं। इसी तरह हर चीज़ आपकी चल रही होती है। आप अगर एक एम्प्लॉई हैं किसी जगह पे, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप उनको सर्विसेज दोगे, वो आपको बदले में सैलरी देंगे। तो इन सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए कौन सा कानून है भाई? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले इसकी आपको बड़े बेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बनाया क्यों गया था, ताकि लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, सिक्योर किया जा सके। अदालत के अंदर जाके फैसले होते हैं ना चीज़ों के। अगर आपके पैसे मर जाएं या आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करनी थी वो नहीं प्रोवाइड की गई, एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था इस डेट के ऊपर काम होगा, उस डेट पे नहीं हुआ, उसके बाद हो गया, क्या करें? उसका क्या फ़ायदा हमें? तो कोई तो हो बीच में जो प्रोटेक्ट करे। अदालत जाएंगे आप, अदालत देखेगी कानून, कानून क्या कहता है, कानून के मुताबिक फ़ैसला आपकी कर लेगी। कानून जो होते हैं जी वो 2 तरह के होते हैं। ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं चीज़ों का। एक होते हैं क्रिमिनल लॉ और एक होते हैं सिविल लॉ। क्रिमिनल से मुराद है जी जहाँ पे जो आपके जुराइम होते हैं ना, जो क्राइम्स होते हैं, उनके ऊपर आपको जज़ा सज़ा दी जाती है। यहाँ पे आपको जेल भी होती है, यहाँ पे आपको फांसी भी आपको तो होनी है, फांसी भी आपको हो सकती है भाई, जेल भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका नहीं, इसको आपका जुर्म किस लेवल का है। क्राइम की बेस पर आपको सज़ा भी हो सकती है, 10 साल की जेल, 2 साल की जेल। और साथ जब वो सज़ा देता है तो वो बंदा बेसिस ऑफ ओपिनियन भी बताता है क्यों सज़ा दी गई। दफ़ा 302 के तहत आपको फांसी दी जाती है, ऐसे होता है ना। तो वो जो दफ़ा है ना, जो वो सेक्शन है, जो क्लॉज है, वो आपका क्या है? बेसिस ऑफ ओपिनियन है कि भाई इस वजह से जब उसने वर्ड यूज़ किया ना दफ़ा 302, फ़ौरन समझ आ गया कि भाई इसने किसी को कत्ल किया होगा, इस बेस पे इसको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। दफ़ा इसके तहत फ़लाँ के तहत आपको 10 साल जेल है, 3 साल जेल है, प्लस जुर्माना है, डिफरेंट तरह। ये होगा क्रिमिनल लॉ। सही है भाई, जुर्म का आप सबको आइडिया है ना, जुर्म क्या होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ से मुराद है जो वो एग्रीमेंट्स जो बिटवीन पार्टीज़ हुए हैं। बिटवीन मतलब कि कोई लॉ नहीं तोड़ा गया। लॉ तोड़ने से क्या मुराद है? किसी को कत्ल करना, जाहिर है कानून को तोड़ने के बाद, चोरी करना, डाका डालना, सही है। आप किसी की इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हो, लॉ है इसका। लेकिन यहाँ पे कोई कानून नहीं तोड़ा गया, सिर्फ ये हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट की क्या होगी है? वायलेशन होगी। इस केस में फांसियाँ नहीं होती, ये थोड़ा हल्के लेवल का है, आप समझ लें। इसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जज साहब के पास जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हाथ में होगा, दोनों के वकील पेश होंगे, दोनों अपनी अपनी आर्गूमेंट्स देंगे,
जज साहब एंड पे फैसला ये करेंगे कि अच्छा यार तुम कसूरवार हो, मिसाल के तौर पे तुम इसको पैसे दे दो जो इसके बनते थे, ऊपर वाले कोई नहीं देने, बस वैसे इसको पैसे दे दो। अच्छा अभी तुमने कहा था कि इसको चीज़ प्रोवाइड करनी है, नहीं प्रोवाइड की, चलो प्रोवाइड करो। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, इन्फोर्स करवाते हैं। जो आपका आपस में एग्रीमेंट हुआ था उसी को क्या करेंगे, इन्फोर्सेबिलिटी होती है कि भाई इस काम को करो। ये नहीं होगा कि अच्छा जाओ तुम जेल, जाओ तुम्हें फांसी है, जाओ तुम्हें कुछ और है, ये चीज़ नहीं होगी। समझ आ गई है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर कौन सा वाला होगा, ये वाला है भाई, सिविल के अंदर आएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कौन सा होगा, सिविल होगा। अगर पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट आप करते हो जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, उसके अंदर जो जो लिखा हुआ है अगर आप उसकी वायलेशन करोगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट ने सामने वो रखना है, डीड रखनी है, सामने एक्ट रखना है 1932 का। पहले देख लेंगे कि भाई 1932 से एक्ट के ख़िलाफ़ तो नहीं कुछ लिखा हुआ, आपने नहीं लिखा हुआ, वो कहेंगे कि हाँ भाई तुमने कहा इसको 10% प्रॉफिट दो प्रॉफिट, बस। ये नहीं है कि नहीं प्रॉफिट दे रहे तो जेल जाओ, कहेगा नहीं भाई प्रॉफिट दो, ठीक हो गया। ये आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपका टैक्स का एक्ट है, टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो क्या होगा बताएं जी। वो कोई क्रिमिनल होगा, उसको टैक्स इवेजन करना, टैक्स चोरी करना क्राइम होगा या सिविल लॉ का कोई मसला है? भाई वो आपका और गवर्नमेंट का मसला है, पार्टीज़ का मसला तो है ही नहीं। वो गवर्नमेंट आपको कह रही है टैक्स दो, कानून लगाया आपके ऊपर, आप टैक्स चोर हो। पाकिस्तान में मोस्टली टैक्स चोरी हैं, वो भाई टैक्स नहीं पे कर रहे, तो गवर्नमेंट की कोई कही हुई चीज़ को ना करना क्या होता है, क्राइम होता है भाई। तो अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपके ऊपर वो वाला टैक्स ऑर्डिनेंस जो है क्रिमिनल लॉ। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको होगी आई गेस, ठीक है। तो जी आज फिर इंशाल्लाह इसको अब आगे लेके चलते हैं। इससे पहले थोड़ी सी आपकी डेफिनेशंस हैं, ये पेज नंबर पे आ जाएं, पेज 21 था आई गेस, पेज 20 पे आ जाएं, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, अभी तक है कोई सवाल तो पूछें। कई फर्म्स क्या हैं, फर्म्स भी भाई जो टैक्स चोर हैं, जो कि डिफरेंट हैं, हो सकती हैं, कंपनीज भी करती हैं, फर्म्स भी हैं। कोई भी बिजनेस है जो टैक्स चोरी करता है वो क्या है, वो क्राइम कर रहा है, ठीक है। पेज नंबर 20 ओपन कर लें भाई। इन 26 कहाँ पे है या चैप्टर 2 ओपन करना है आपने। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिस होती हैं, वो डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेशन बड़े ही गौर से समझनी है, पूरे 8 चैप्टर्स में बार बार यूज़ होनी है। वहाँ पे फिर हमने डेफिनेशन टर्म यूज़ करनी है, बार बार ज़ाहिर डेफिनेशन तो नहीं ना पढ़ेंगे। जैसे ऑफ़र वर्ड है तो हम वर्ड यूज़ क्या करेंगे, ऑफ़र। ये नहीं बार बार पढ़ेंगे कि ऑफ़र क्या होती है, वो पढ़ने लगे हैं अभी हम वर्ड बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की बात हो रही है, तो इसलिए इस बेस का होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले है एक चीज़ आपकी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वर्ड हम आज तक बहुत बार सुना है, अब थोड़ा सा लीगल वे में सुन लेते हैं। एग्रीमेंट किसको कहते हैं, जहाँ पे एक होती है ऑफ़र, प्लस होती है उसकी एक्सेप्टेंस, और उसके अंदर कुछ शामिल होती है कंसिडरेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, अब ये तीनों चीज़ें क्या है हम डिस्कस करते हैं। एग्रीमेंट के अंदर भाई क्या होता है, ऑफ़र होती है, ऑफ़र की एक्सेप्टेंस होती है और कुछ कंसिडरेशन शामिल होती है। तो फिर सवाल आ गया पहला कि भाई ऑफ़र क्या है। ऑफ़र क्या है, क्या आइडिया है आप लोगों को ऑफ़र के बारे में, कुछ वर्ड कभी सुना है? पेशकश करना, किस चीज़ की, कोई काम करने की, चलो अच्छी बात है, और अपनी सर्विसेज की। मतलब है आप इसको कह सकते हैं ऑफ़र टू डू समथिंग। इसका तो क्लैरिटी है ना आप लोगों को कि कोई काम करने की ऑफ़र, वो आप कह सकते हो कि यार ये चीज़ करो, उसको आप क्या कहोगे, ऑफ़र कहोगे। इसका दूसरा नाम है जी, एक उसको कहते हैं प्रपोज़ल।
आई कैप कभी प्रपोजल पूछ लेता है, कभी ऑफ़र पूछ लेता है। आम तौर पे वर्ड ऑफ़र यूज़ होता है, लेकिन वो दोनों सिनोनिम्स इसके यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़र या प्रपोजल। टू डू समथिंग, और ये वाली अब बात नहीं है, नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग और भाई कुछ करने के लिए भी ऑफ़र हो सकती है, कुछ ना करने की भी ऑफ़र हो सकती है कि यार ये ना करो प्लीज़। हाँ जी, वार्निंग तो एक जनरल वर्ड है ना, वो तो है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। ये नहीं हम करने लगे यहाँ पे। यहाँ पे हम उसको सिंपल कहेंगे कि यार अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा इस चीज़ के। इसकी एग्जांपल्स लेते हैं ना, हम अभी समझ आ जाएगी। टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग, पहले आ गई टू डू समथिंग। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं आपको साइम ये मार्कर बेचना चाहता हूँ 50 रुपए के लिए। ये क्या है? टू डू समथिंग। मैं काम करने का कह रहा हूँ ना, कि मैं आपको ये मार्कर बेचना चाह रहा हूँ 50 रुपए की। अब इसके अंदर ऑफ़र आ गई है, कंसिडरेशन फ़िलहाल समझ लें कि 50 रुपए को कंसिडरेशन हम कह रहे हैं, इस पे भी हम आ जाते हैं। मैंने उनको क्या कहा है, भाई मैं आपको ये मार्कर बेचना चाहता हूँ 50 रुपए की, तो ये क्या है मेरी तरफ से? ऑफ़र है। आपके पास एक ज़मीन थी, एक लैंड थी, आपने किसी बंदे को कहा कि यार मैं ये बेचना चाहता हूँ तुम्हें 10 लाख रुपए की। टू डू समथिंग, तो ये क्या होगी आपकी? आपने उसको ऑफ़र करवाई है। या उसने आपको कह दिया, आपके पास एक ज़मीन थी, वो शख्स आया, उसने कहा यार मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ 10 लाख रुपए की। उसने भी टू डू समथिंग का कहा कि भाई 10 लाख रुपए तुम्हें दूंगा, बदले में तुम्हारी ये ज़मीन ख़रीद लूँगा। तो ये क्या है? टू डू समथिंग, ये ऑफ़र है। इसको प्रपोजल भी कहते हैं और ऑफ़र भी। ये क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। दूसरा है नॉट टू डू समथिंग। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? कोई आती है माइंड में? किसी को किसी काम से रोकना, उसके पैसे देना। नहीं आ रही? रिश्वत। अच्छा, किसी को रिश्वत दे के अपना काम करवाना। नहीं, मुंह बंद रखने के पैसे, हाँ ये हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई विटनेस है आपका, लेट्स से उसने आपको कोई इलीगल काम करते हुए देख लिया है। अब आपने उसे कहा कि यार देखो सिविल लॉ है, मतलब इतना कोई मुश्किल तो ये है नहीं केस मेरा, ऐसे करो तुम प्लीज़ जाके अदालत में अपनी गवाही ना देना, बदले में मेरे से लाख रुपया ले लो। अब आप उसको पैसे कुछ करने के नहीं दे रहे, कुछ ना करने के दे रहे हो, ठीक है। आपकी दुकान थी फीस सेंटर का, पता है सबको? फीस सेंटर आपको पता है बड़ी मार्केट है मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की। आपकी वहाँ पे शॉप थी, आपको देखा देखी किसी और बंदे ने वहाँ पे आपके मुकाबले में आके शॉप खोल ली। आपने उसे कहा यार मेरा अच्छा भला काम चल रहा है, तुम यहाँ पे प्लीज़ बिज़नेस ना करो, ट्रेड ना करो, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। अगर वो इसको एक्सेप्ट कर ले, मान ले, जाहिर है आपने उसको क्या ऑफ़र करवाई कि यार यहाँ पे ट्रेड ना करो, बदले में 10 लाख रुपये है तुम्हारा। तो ये क्या है? उसको कुछ करने के पैसे दे रहे हैं, कुछ ना करने के पैसे दे रहे हैं ना। आपके असलान के अब्बा जी ने असलान को देख लिया स्टिंग पीते हुए, ठीक है। नहीं, थोड़ा हल्का हाथ रखे ना। असलान के अब्बा जी कहते हैं कि भाई अगर तुम पूरे रमज़ान में स्टिंग नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें ईद वाले दिन एक रेड बुल पिलाऊंगा। चलो लेट्स से। अब असलान को कुछ करने के पैसे तो नहीं मिल रहे भाई, ना करने के मिल रहे हैं ना, कि तुमने स्टिंग नहीं पीनी, तुमने रेड बुल पीनी है। ठीक हो गया महीने बाद। तो दोनों चीज़ों की आ गई भाई समझ आपको। अब थोड़ा सा ना बुक पे आए, आपको कंफर्टेबल आप हों थोड़ा बुक से भी। बुक भाई लाजमी पढ़नी है, इसी से इंशाल्लाह हमने कर जाना है सारा। थोड़ा थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, बाकी सारी एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन आ गई प्रपोजल की, क्या लिखा हुआ है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। अब यहाँ पे जो बात है ये वन पर्सन टू अनदर, ये बात बड़ी ज़रूरी है कि दो बंदे होना लाजमी है कम अज़ कम। कितने लोग लाजमी हैं? वन पर्सन। अपने आप को, वन सेल्फ को वो नहीं कह सकता कि यार अगर तुमने
स्टिंग ना पी तो मैं तुम्हें रेड बुल पिलाऊंगा, ये कोई ऑफ़र नहीं है, ऑफ़र की डेफिनेशन में नहीं है। आपको मैं शीशे में खड़ा हो गया अपने आप को कह रहा हूँ कि अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें पीसी में खाना खिलाऊंगा, ये भाई कोई ऑफ़र नहीं, अपने आप को ऑफ़र। दूसरा बंदा भी इसमें इन्वॉल्व ज़रूर करना। हाँ, मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कि अगर आप पास हो गए तो मैं आपको पीसी में खाना खिलाऊंगा। इंशाल्लाह नहीं, खाना नहीं खिलाऊंगा, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अब ये क्या है भाई, ऑफ़र है, दो पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना उसमें बड़ा ज़रूरी है, खुद को नहीं आप ऑफ़र कर सकते, ये बात इधर से निगेट होगी। आगे बात उसने क्या की है, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। आप अपनी विलिंगनेस से मुराद क्या होता है, अपनी मर्जी उसको कहते हो कि यार ये मैं काम करूँगा। और टू एब्सटेन, एब्सटेन से मुराद क्या होता है, रोकना काम से। और नॉट टू डू आप जिसको कह सकते हो कि भाई ये मैं करूँगा या नहीं करूँगा। तो सादा अल्फाज यार ये हैं, बस उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है। सादा सा मतलब क्या है, किसी काम को करना या ना करने के लिए आप जब किसी बंदे को कहते हो तो उसको आप ऑफर कहते हो। आगे क्या लिखा है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। एसेंट से मुराद क्या होता है, मर्जी, इसको लिख लो नीचे, कबूलियत, एक्सेप्टेंस, मर्जी, अगले बंदे की आप मर्जी उस पर लेना चाहते हो। ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। वो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप किसी को ऑफर करते हो, लेकिन इस व्यू के साथ कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे, या आप इस ऑफर के साथ उसको करते हो कि आपको रोका जा सकता है या कोई काम करने का कहा जा सकता है। अगर आप वैसे ही कह दो किसी को और आप ये आपके माइंड में है ही नहीं कि अगला बंदा इसको एक्सेप्ट भी करेगा, तो वो ऑफ़र नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई इस तरह की बात करूं जो वैसे इम्पॉसिबल हो या अनरियलिस्टिक हो, जैसे अभी मैंने जो कर दी है कि अगर आप पास हो गए तो आपको पीसी का खाना खिलाएंगे, ठीक है, और लेकिन मेरा ये व्यू ना हो कि मैं वाकई ही ये बंदा आगे से एक्सेप्ट भी करेगा, तो ये ऑफ़र नहीं हुई। आपने जब किसी को ऑफ़र करनी है तो आपके माइंड में लाजमी होना चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट करे। बेशक वो ना करे वो अलग बात है, लेकिन आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करवाने का। तो फिर इसको हम क्या कह देंगे, वर्ड को ऑफ़र कह देंगे या प्रपोजल कह देंगे। जो बंदा ऑफ़र करेगा उसको क्या कहेंगे, ऑफरर। जो बंदा टीच करता है, टीचर होता है ना, सही है। तो यहाँ पर भी क्या है, ऑफ़र करने वाला ऑफरर, और जिसको ऑफ़र की जा रही है ऑफरी। लेसर और लेसी जैसे था, लीज पे जो बंदा दे रहा होता है चीज़ वो लेसर, जो रिसीव कर रहा है वो लेसी। लीज पे अगर आप दे रहे हो अगले बंदे को कोई चीज़ और आप कहते हो यार ये तुम चीज़ लो और इतने पैसे देना, तो आप ऑफ़र कर रहे हो वहाँ पे भी। तो लेसर भी उस केस में क्या है, ऑफरर है। लेसी को ऑफ़र की जा रही है वो क्या है, ऑफरी है भाई। आगे दोनों टर्म्स की समझ। अब ये देखें नीचे उसने एग्जांपल दी है। उस दिन कल जो मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े हैं, एग्जांपल्स ने ज़्यादा जगह घेरी। अब नीचे देखें सर्कल भी इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं, तो बुक इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, दिखाई गई है, डराया गया है बस। एग्जाम्पल पढ़ें जी, ज़रा आती है समझ, खुद ज़रा पढ़ें। इसके अंदर आप भी साथ हो जाओ किसी के। हाँ जी भाई, आती है समझ, बिल्कुल ही सिंपल सी है, सस्ती सी लाइन लिख दी है। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000। ऑफ़र किया है कि भाई ये बाइक मुझे दे दो, बदले में कितने पैसे ले लो, 50,000 रुपया ले लो। तो भाई सिंपल सी बात है कि हमने क्या कर दिया, उसको ऑफ़र कर दिया या हमने उसको प्रपोजल कर दिया। इस केस में बताएं जी ऑफरर कौन है, अदील ऑफर्स, तो अदील ऑफरर है, ऑफरी कौन है, बाबर आजम है जी, सही है। बाबर आजम साहब क्या हो गए हैं, ऑफरी हो गए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आ गई आपकी, ये क्लियर है ना, ऑफर। दूसरी चीज़ भाई क्या है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से मुराद क्या होता है, एक्सेप्टेंस भी कई लोग बोलते हैं। एक्सेप्टेंस से मुराद क्या है, गिविंग एसेंट, इसको पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव एसेंट टू ऑफर।
भाई ऑफ़र आई थी, आपने उसको पॉजिटिव नोट दे दी कि हाँ भाई ठीक है। अदील साहब ने बाबर को कहा यार मैं 50,000 रुपये में आपकी बाइक ख़रीदना चाहता हूँ। बाबर ने कहा ख़रीद लो 50,000 रुपये में। उसने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। रिजेक्ट भी कर सकता रहा कि नहीं भाई 50,000 में नहीं बेचनी मैंने। अक्सर होता है निगोशिएट आप करते हो, तो अगर आपकी रिजेक्शन हो जाए तो फिर वो ऑफ़र आपकी वहाँ पे लैप्स कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपने उसको लेट से ऑफ़र की 50,000 की, उसने कहा यार नहीं 40,000 की, तो 50 वाली ऑफ़र उधर ख़त्म हो गई। अब उसकी तरफ से ऑफ़र आ गई है, इसको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल ये है कि जी अगर पॉजिटिव आगे से नोट मिल जाए कि हाँ जी सर बेचते हैं, तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस है। क्लियर है भाई। तो प्रपोज़ल या ऑफ़र अगर एक्सेप्ट हो जाए तो उसको फिर बोला जाता है प्रॉमिस। क्या बोला जाता है, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, ये लिखें ज़रा, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इज कॉल्ड प्रॉमिस। एक ऑफर जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, प्रॉमिस बन जाएगी। अब ज़रा ये बताएं कि प्रॉमिस जब बन जाएगा तो प्रॉमिस करने वाले को क्या बोलेंगे, अब प्रोमिसर बोलेंगे। सही है, प्रोमिसर भी बोल सकते हैं, प्रोमिसर भी बोल, प्रोमिसर। और जिसको ऑफर की गई है वो क्या बन गया, अब जिसने एक्सेप्ट की है वो क्या बन गया भाई, प्रोमी। मतलब है कि ऑफरर अब बन जाएगा प्रोमिसर, उसको बोल सकते हैं। ऑफरी को अब क्या बोलेंगे, मतलब कि बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले उनके नाम थे ऑफरर एंड ऑफरी, लेकिन जब एक्सेप्टेंस हो गई है तो अब वो क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन चुका है। जब प्रॉमिस बन चुका है तो भाई फिर ऑफर करने वाले का नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्रोमिसर। सही है। और ऑफर जिसको हो रही है उसका नाम हो जाएगा प्रोमिसी। ठीक है, हाँ जी, है भाई कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की? कन्फ्यूजन बड़ी सही से आपने क्लियर करनी है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया ना अभी, उसमें ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर उसने घुमाया। मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन एक आ सकता है कि आपने ऑफ़र किसी को की है, लेकिन आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं था ये वाला, आपने सिर्फ वैसे ही अपनी तरफ से कह दिया है कि ये चीज़ ख़रीदनी है किसी ने, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करवाने का था ही नहीं। तो क्या ये ऑफ़र होगी? जब भी किसी को आपने ऑफ़र करनी है तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि भाई ये बंदा एक्सेप्ट करे, आपका पर्पज़, आपकी नीयत यही वाली होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इस तरह छोटे छोटे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी सिंपल सा आपका सब्जेक्ट है, कोई इतना टफ नहीं है। इधर आ रहे हैं, ज़रा पढ़ें, देखें प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। उसको लग रहा है कि आप लोग शायद कोई 5वीं क्लास के बच्चे हैं, वो अलग अलग आपको बता रहा है कि प्रपोजल के अंदर प्लस लगाओ, एक्सेप्टेंस करो तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। भाई ऊपर उसने डेफिनेशन भी बना दी है। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, उसको क्या कहते हैं भला, द पर्सन टू होम प्रपोजल इज़ मेड, ऑफरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ऊपर लिख लो ऑफरी, थोड़ा ज़्यादा छोटी हो जाएगी ये बात, क्योंकि जब पेपर के अंदर आना है ना, आपने इस तरह नहीं लिखना, बिल्कुल ये बिल्कुल ही रीप्रोड्यूस अट्टा सिस्टम इतना नहीं चलाना। सिंपल सा लिखेंगे भाई ऑफरी अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो प्रॉमिस है, ख़त्म होगी बात, जो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इतना नहीं लिखने की जो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, भाई पता है ऑफरी कहते हैं उसको, तो आप एक टर्म ऑफरी क्यों नहीं यूज़ करते। ठीक है, इसके ऊपर लिख दो ऑफरी। ऑफरीज इज़ मेड, ऑफरी सिग्निफाइज इस एसेंट। अगर ऑफरी अपनी मर्जी आगे से कह दे, मतलब एक्सेप्ट कर ले, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, और व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। नीचे देख लें वही बात अदील वाली को, आगे वो कंटिन्यू कर रहा है। अदील ने ऑफर की थी 50,000 की, टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। एसेंट जो आपकी आगे से मर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो फिर तो ख़त्म होगी ना, एक्सेप्टेंस तो ना हुई। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, कबूलियत, आगे से कबूल भी वो बंदा करे, कबूल है, ये ख्वाहिशें रहे नहीं आपकी। तो वो भी बेसिकली आप एक ऑफ़र करते हो, पहले एक शख्स कहता है कि भाई मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, दूसरा शख्स फिर उस पर आगे कबूल करता है। अगर वो रिजेक्ट कर दे तो ख़त्म होगी कहानी उधर ही, ऐसे ही है। लेकिन आगे से वो जब वो कबूल करता है, इसका मतलब शादी वाला जो वो एग्रीमेंट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है एक।
पार्टीज़ के दरमियान हो रहा है ना, गवर्नमेंट और बंदे के दरमियान नहीं हो रहा, पार्टीज़ के दरमियान हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का एक कानून है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। शादी कानून है, ठीक है भाई। आगे समझ इसकी। आप ये अपनी ना डेली लाइफ में देखोगे, आप बहुत से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अभी तो आप लोग भी बड़े करते हो, ज़रूरी नहीं कि शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट है। आप दुकान पे चीज़ खरीदने जाते हो, उसको कहते हो यार ये चीज़ देना इतने पैसों, वो कहता है यार इतने पैसों की देनी है चीज़ खरीदते हो, पैसे देते हो, कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठीक है। अगर वो ऐसे करे, आपसे पैसे पकड़ ले, चीज़ प्रोवाइड ना करे, केस कर सकते हो आप उसके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आप उस पर क्या कर सकते हो भाई, केस कर सकते हो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। आप यहाँ पर एडमिशन लेने आए हो, आपने ज़ाहिर है पैसे दिए एडमिशन के, उन्होंने आपसे प्रॉमिस क्या किया है कि हम आपको सर्विसेज देंगे, अगर वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, केस हो गया, ठीक है। नहीं, मुंह अच्छा हो तो माननी भी जाती है। देखें, अभी हम पढ़ रहे हैं लॉ, कानून क्या कहता है, आप बात करें अदालत में क्या माना जाता है, दोनों ना डिफरेंट चीज़ें हैं। अदालत में मनवाना सीए का काम ही नहीं है, वो काम किसका है, वकील का। देखिए, अदालत में तो जज साहब के सामने कत्ल भी हो जाए, वो फिर भी कहते हैं सबूत दो, वो साबित करना एक और चीज़ है, कानून एक और चीज़ है। कानून के मुताबिक अगर मुँह ज़बानी आपने बात कर ली है तो भाई वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। आपने उसको ऑफ़र की तो उसने कहा हाँ ठीक है। मुँह ज़बानी तो छोटी बात है, अभी आगे पढ़ेंगे, इशारे से भी होगी है, इशारा भी आपने कर दिया है कि यार ये चीज़ मुझे बेच दो, उसने कहा, होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, इशारा भी चल सकता है, ठीक है। आप जा रहे थे जी बस के अंदर, बाहर से एक पानी वाला आया, उसने कहा कि यार ये पानी लेना है, आपने कहा, बोले कुछ भी नहीं है, इशारा किया आपने, पानी लेकर आया। अब आपको यार कोई पैसे नहीं, मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं है बोल के, अब वो आप पे केस ज़रूर कर सकता है। कानून अब खुद अपना रास्ता बनाएगा, जो वकील होंगे वो साबित करेंगे कि भाई वाकई ऑफ़र हुई थी, इशारा हुआ था, आगे से इशारा हुआ है। तो इशारों से भी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फ़िलहाल मकसद कानून को पढ़ना है, इसको साबित करना हमारा पर्पज़ ही नहीं है, हमारा तो काम ही नहीं है भाई साबित करना। हम कानून को पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि कल भी डिस्कस हुआ है कि हम अपने जो बिज़नेस के मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चला सकें, हमें पता हो हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई मसला आ जाता है तो वकील है ना, उनका काम है, हमारी तो एक्सपर्टीज़ नहीं, हम तो जाके अदालत में पेश नहीं ना हो सकते, वहाँ पे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए प्रैक्टिस का, कोर्ट का, तो वो तो वकील का काम है, वो कर लेंगे साबित, ठीक है भाई। ओके है जी, कोई है इसमें मसला और बताएं। नीचे उन्होंने बता दिया प्रोमिसर, नहीं उसके लिए वकील होना लाजमी। क्यों करेंगे आप, मतलब आप वकील हैं? हाँ जी, नहीं वो तो गवर्नमेंट उसको अफोर्ड करवाती है। नहीं अभी पहले देना कोई नहीं, थोड़े दिनों तक करते हैं, सही है भाई। अच्छा जी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वही बात नीचे आके लिख दी है कि इस केस में अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ऐसी ऑफ़र जो एक्सेप्ट हो जाए वो क्या बन गई, प्रॉमिस बन गई। तो करने वाला प्रोमिसर, जिसको की गई ऑफ़र वो प्रोमिसी हो गया भाई। क्लियर है बात बिल्कुल। ये थोड़ा सा इधर पढ़ लें। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। अच्छा, इसको ना डेफिनेशन से पहले आप लिखें व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड, कोमा, उसके बाद ये बातें होंगी सारी। व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, क्योंकि जब ऑफर एक्सेप्ट की जाएगी तब जाके वो प्रॉमिस बना है। अब ये लाइन एप्लीकेबल है कि जिस बंदे ने प्रपोजल किया था, क्योंकि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुई तब तक वो क्या कहलाएगा, ऑफरर कहलाएगा, ठीक है, और दूसरा ऑफरी कहलाएगा। लेकिन जब एक्सेप्ट होगी अब वो प्रोमिसर प्रोमिसी वाला सिस्टम हो जाएगा आपका। बुक आपकी अल्लाह वास्ते नहीं मिलेगी, पैसों से मिल सकती, आप ऊपर से जा खरीद सकते हो बुक शॉप से, नहीं मिल जाएगी। अच्छा, बुक वैसे मैंने आपको कल बताया था कि न्यू आ गई है इसकी, लेकिन कोई इतना फ़र्क नहीं है, अगर आपके पास पुरानी भी है ना तो वो चल जाएगी। न्यू के अंदर कुछ MCQs ऐड हुए हैं, ठीक है, और कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स ऐड हुई हैं, कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं ऐड हुआ। MCQs आने 15 नंबर के MCQs होंगे पेपर में, 35 नंबर का रिप्रोडक्शन जिसको आप रट्टा कहते हो, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह नहीं हम लगाएंगे, 50 नंबर के वो
नहीं रट्टा इंशाल्लाह नहीं लगाएं। जैसे अभी आप देखो ना, मैंने आपको क्या कहा है कि ये इतनी मुश्किल सी डेफिनेशन लिखी है प्रॉमिस की, आपने नहीं इस तरह लिखनी। आपने सिंपल सा लिखना है कि व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, खत्म होगी बात। उस लेवल पे हमने जाना ही नहीं है भाई, हमने बड़ा थोड़ा सा ना इसको इजी रखना है, चीज़ को फुल क्रैम नहीं करने, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम भी वही बता रहे हैं जो वो मुश्किल अल्फाज में बताना चाह रहे हैं। उसकी मर्ज़ी है भाई, वो मुश्किल करे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हम आसान अल्फाज में वही वाली बात बताएंगे, कॉन्सेप्ट बस वो वाला हो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आप लिख देते हो कि ऑफर व्हेन रिजेक्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना आपका, ठीक है। अब चाहे इसको आप बहुत मुश्किल इंग्लिश में लिखो चाहे आसान इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट गलत है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ऑफर जब एक्सेप्ट होती है वो प्रॉमिस कहलाती है, तो क्या हो गया आपका, बस पूरे आगे नंबर। हाँ जी भाई, आई समझ कोई बात की। अच्छा देन आ गया जी आपका एग्रीमेंट, वही जो ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। एग्रीमेंट के अंदर भाई एक तो आपका आ जाएगा ऑफर आपकी आ जाएगी, लेकिन ऑफर कौन सी, जो अब आपको प्रॉमिस का पता चल गया है, जो एक्सेप्ट हो चुकी हो, मतलब कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं, ये प्रॉमिस जो एक्सेप्ट हो गया है प्लस क्या, ये एक्सेप्टेंस होके दोनों इकट्ठे होके प्रॉमिस बन चुके हैं ये वाले, ठीक है। प्लस क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन फिलहाल के लिए क्या है कि जो आप बदले में प्रोवाइड करते हो। अगर आप मार्कर खरीद रहे हो, आप कस्टमर हो, कस्टमर के लिए कंसिडरेशन क्या है, मार्कर। दुकानदार के लिए कंसिडरेशन क्या है, पैसे, ठीक है। जो आपको मिल रहे हैं आगे से उसको आप कहते हो। I2B में भी आई गेस हमने रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें लिखा रेवेन्यू इज द मनी यू रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज। लेकिन वहाँ पर भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि ज़रूरी नहीं कि मनी ही रिसीव हो, आपको कोई और चीज़ें भी रिसीव हो सकती हैं। तो बेटर वर्ड क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हर चीज़ को ले लेता है, उसको आप कंसिडरेशन वर्ड जब आप यूज़ करते हो उसके अंदर आपकी पैसे भी आ जाते हैं, आपको बदले में बार्टर सिस्टम के तहत कोई गुड्स मिली हैं वो भी कंसिडरेशन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो कहे कि आपको पैसे ही मिलें, आपको कोई भी चीज़ मिल सकती है। अगर दोनों को वो एक्सेप्ट है, दोनों उसके ऊपर राज़ी हैं तो ओके। ओके भाई, ये आ रही एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। प्रॉमिस अब आपको पता लग गया कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये एग्जांपल पिछली वाली, उसको आगे कंटिन्यू। अदील ऑफर्स टू बाय कंप्यूटर फ्रॉम बाबर आजम फॉर रुपीज़ 50,000 फॉर टू विच बाबर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली। अदील साहब ने कहा कि भाई ये कंप्यूटर मुझे भेज दो 50,000 रुपये का। बाबर ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्या बन चुका है अब, ये प्रॉमिस बन गया है ना। प्रॉमिस बन गया तो अदील कौन है इस केस में, अब प्रॉमिसर, और बाबर आजम कौन है। हियर अदील्स प्रॉमिस टू पे 50,000 इज द कंसिडरेशन फॉर बाबर्स प्रॉमिस। अदील ने जो 50,000 रुपया देना है बाबर के लिए, वो क्या है, कंसिडरेशन है। और अदील के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो कंप्यूटर जो बदले में मिलना है। क्लियर है भाई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही लिख लें, आगे जाके हम वैसे पढ़ेंगे उसको। वो ये है कि विदाउट कंसिडरेशन, आपने देख लिया है ना कि एग्रीमेंट कहलाने के लिए कंसिडरेशन, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, अगर कोई एग्रीमेंट, सॉरी ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आगे आएगा। अगर कोई एग्रीमेंट आप कह रहे हो कि यार ये एग्रीमेंट हो गया लेकिन उसके अंदर कंसिडरेशन शामिल नहीं है, तो एग्रीमेंट ही एक्सेप्ट, सिवाय कुछ ये ना यहाँ पे लिखो आप कि हर केस में कंसिडरेशन का होना लाजमी है, एक्सेप्ट करके छोड़ दें, वो जब पढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पे वापस आगे लिखेंगे। कुछ केसेस में आप विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन वैसे आम हालात में जनरली हर केस के अंदर कंसिडरेशन का होना क्या है भाई, ज़रूरी है, ठीक है। हाँ जी, है कोई सवाल। अब बात आ गई थी कॉन्ट्रैक्ट की, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, सिंपल सी बातें हैं मेरे ख्याल में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज। कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई, हम आम हालात में एग्रीमेंट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हम इसको इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं अपनी तरफ से सिनोनिम के तौर पे। लेकिन कानून थोड़ा सा कहता है यार फ़र्क है हल्का सा ना, अरे थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। तो जो कानून कहता है ज़ाहिर है फिर हमने उस चीज़ को लेकर चलना है। ये क्लियर है अभी तक की चीज़ें। कानून भाई आपका जो है
अच्छा, कानून का जब भी नाम लेना है ना तो पूरा नाम लेना है, वरना बुरा मना जाता है। नाम पूरा क्या है? दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1800, क्या नाम है भाई? बोलें ज़रा, पूरा नाम लेना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सही है। जैसे हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, अगर आप उसको सिंपल 1932 बोल दोगे, 1932 से मुराद क्या है? वो साल जिसके अंदर वो पास हुआ। क्या एक साल के अंदर एक ही लॉ पास होता होगा? वैसे सैकड़ों होते हैं, कोई पार्टनरशिप का हुआ होगा, कोई कंपनीज का हुआ होगा, कोई वैसे लीगल हो जाते हैं। तो आपने पूरा नाम लेना है ताकि उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो क्या है? एग्रीमेंट की आपको समझ आ गई है? एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट है जी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो। क्या हो? इन्फोर्सेबल भी हो भाई वो। दोबारा जरा बताएं, एग्रीमेंट क्या था? प्रॉमिस प्लस, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसको अब हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वो जाहिर है वर्ड कम होते जाएंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के लिए हमने वर्ड अब निकाल लिया प्रॉमिस का, तो फिर हमने वर्ड यूज़ किया प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब अगला सवाल आ गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है एग्रीमेंट प्लस, तो फिर सवाल क्या है? एग्रीमेंट तो क्लियर है, सवाल है इन्फोर्सेबिलिटी का कि भाई ये क्या चीज़ आ गई है। अब इसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। इन्फोर्सेबल से मुराद होता है कि जो जिसके ऊपर कानून अमल दरामद करवा सके। मतलब कि ऐसा एग्रीमेंट जो आप कर बैठे हो और आप कानून के पास जाओगे तो कानून आपको सुनेगा, कोर्ट आपको सुनेगी कि हाँ भाई तुम सही आए हो। आप शायद सुनते हो अखबार के अंदर या न्यूज़ में अक्सर चीज़ आती है कि कोर्ट में कोई पिटीशन दायर की गई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया एतराज़ लगा के। उसका मतलब क्या होता है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं होती वो चीज़। वो कोई ऐसी बात होती है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होना चाहिए, वहाँ पे जाके आप हाई कोर्ट में पेश कर दो, हाई कोर्ट फ़ौरन निकाल देती है, रजिस्ट्रार ही नहीं उसको एक्सेप्ट करता। वो क्या कहता है? इन्फोर्सेबल नहीं है हमारे एम्बिट के अंदर, कि हमारे एरिया में नहीं आता, ये तो ऊपर वाले एरिया की बात है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो कानून जिसके ऊपर अमल दरामद ना करवा सके वो होती नॉट इन्फोर्सेबल। और इन्फोर्सेबल से मुराद क्या है? जो कानून अमल दरामद। अच्छा, तो कौन सी चीज़ें हैं जी जो नॉट इन्फोर्सेबल हैं? बताएं थोड़ा सा लॉजिकली, क्योंकि ना ये जो बिज़नेस लॉ है कल भी डिस्कस हुआ था, ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, कॉमन सेंस का लॉ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को सारा कुछ आता है, ये सारी टर्म सुनते ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, प्रॉमिस होता है, बस उसके लिए टेक्निकल जार्गन यूज़ किए गए और कुछ भी नहीं किया गया, सादा सा सब्जेक्ट है। आप बताएं जी कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं, ऐसी डीलिंग्स हो सकती हैं जिस पे कानून हाथ खड़े कर दे कि भाई मैं नहीं मानता इसको, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, अल्लाह अकबर, इतनी ख़तरनाक चीज़ इंसानों के ऊपर किस तरह का? उसने एक चिप बनाई है जिसमें क्या कहता है कि अनदेखो नजर आ जाएगा और फारिज के वीडियोस भी चलने लग पड़ेंगे। उन्होंने इंसान के दिमाग में ये चिप इंसर्ट करेंगे पर वो रिजेक्ट हो गई। चलो ये भाई के मुताबिक इंसानों के ऊपर, अल्लाह ना करे आप पे कोई हो एक्सपेरिमेंट, वो कह रहे हैं कि इंसानों के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट, अच्छा वो कहता है इंसान नहीं यार, तो अगर कोई इल्लीगल चीज़ है, अच्छा ये ना डिपेंड करता है कि आपके कानून आपका क्या कहता है मुल्क का। हो सकता है कि एक चीज़ यहाँ पे लीगल हो, दूसरी जगह पे इल्लीगल हो, हमने अपना मुल्क देखना है, अपने मुल्क के कवानीन देखने हैं, ठीक है। जैसे उसने बात की है कि इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, हो सकता है कि इल्लीगल हो कहीं पे, लेकिन हर चीज़ नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में कोविड के क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, सही है, 3-3 हज़ार रुपया दिया है, वॉलंटियर किया हुआ हमने, गंगाराम में हुए, जिनास हॉस्पिटल में हुए, जब चाइना की बनी थी साइनोवैक या साइनोफार्म, उन्होंने क्या किया भाई, क्लिनिकल ट्रायल किए थे। अब वो भी इंसानों पे ही हुए हैं ना एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो पाकिस्तान की हदूद में लीगल है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इल्लीगल हो वो उधर। तो हम फ़िलहाल ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो, अगर आपने कोई गैर कानूनी काम कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है किसी के साथ कि भाई मैंने सुना है कि वज़ीरिस्तान के पहाड़ों से बड़े अच्छे लेवल की चर्च मिलती है, अगर आप मुझे वो ला के दोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा हर पहाड़ से। ये मुझे कल पता लगा है क्लास में।
लेकिन फिर मुझे ये भी था ना, तो फिर मैंने एग्रीमेंट नहीं किया। भाई आपने उसको क्या कहा कि अगर आप वहाँ से मुझे वो ख़ास दवाई ला के दोगे तो आपको क्या मिलेंगे बदले में, 10 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, अब आपने ऑफ़र की है प्रॉपर उसको, आपने पैसे भी कहे हैं, कंसिडरेशन भी शामिल है, एग्रीमेंट ये है, एग्रीमेंट के ऊपर तो मसला ही नहीं, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर मैं लेके आऊँगा, ठीक है, मसला ही कोई नहीं, अभी जेब में पड़ी हुई है। अब ये क्या हो गया भाई, एक्सेप्टेंस भी होगी है, ऑफ़र भी होगी है, कंसिडरेशन भी है, वो आगे से दवाई देगा, मैं आगे से पैसे दूंगा, प्रॉमिस भी बन गया है। लेकिन मसला तो ये है ना भाई, इन्फोर्सेबल नहीं है इस वक्त तक पाकिस्तान में, वो शायद इलीगल है ना। अच्छा, तकरीबन नहीं, वो हम नहीं करते, वो आप किसी और की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई अगर आप कोई इलीगल चीज़ कर रहे हो, या आप किसी को कहोगे यार तुम ना उसको कत्ल कर दो, ऑफर टू डू समथिंग है ना, तुम ये काम करो यार, उसको कत्ल कर दो, ये लो 50 लाख रुपया सुपारी दे देना किसी को, उसने भाई नहीं कत्ल किया, 50 लाख भी लेके खा गया, आप उसको अदालत में लेके चले गए, वो तेज़ था ना, उसने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ था, उसने कहा कि भाई ये तो वॉइड है, वॉइड से मरा होता है इलीगल है, ये है ही नहीं, सिरे से ही एग्रीमेंट नहीं है। अदालत में गए, यानी दोनों बंदे, आप बेवकूफ़ थे, आप अदालत में चले गए, आपने कहा कि सर देखो मैंने इसको कहा उसको कत्ल करो, इसने कत्ल नहीं किया, मेरे 50 लाख आ गया है। जज कहेगा छोड़ो सारी बातें, तुम आ जाओ ज़रा, ज़ाहिर है आपके ऊपर हो जाएगा ना इक़दाम में कत्ल का, और उसको बाइज़्ज़त भरी उसे कहेगा 50 लाख में से थोड़ा सा मुझे भी दो, अय्याशी करते हैं। तो इलीगल इन्फोर्सेबल नहीं होता, इलीगल के हज़ारों एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को आइडिया है, कोई और एग्जांपल दें ज़रा। नहीं, एग्जांपल बड़ी ज़रूरी है, आप लोग अपना माइंड क्लियर करो ना थोड़ा सा। वैसे इलीगल चीज़ें बहुत सारी मेडिसिन जैसे यूज़ होती हैं, यानी नार्कोटिक्स ड्रग्स में, ये पॉपी प्लांट फ्रेश घास जो हम घर में खाते हैं, इलीगल। अगर आपका बिजनेस ही कोई इलीगल नेचर का है, ठीक है, और आप उस बिजनेस का एग्रीमेंट करते हो किसी के साथ, तो भाई कानून आपकी बैक पे कोई नहीं है, सही है, आप खुद जिम्मेदार हैं, एग्रीमेंट आपका हो गया उसके साथ, ठीक है, पैसे वगैरह आपको उस पर कोर्ट ने क्लियर करवा कोई नहीं देने, आपस में लड़ो मरो जो मर्जी करो, कोर्ट कहेगी भाई हमें नहीं पता आप इलीगल काम कर रहे हो, इलीगल क्लियर है। दूसरी चीज़ होती है जी, ऐसा काम आप करने लग जाओ जो कि इम्पॉसिबल है। क्या है, आपने किसी को कोई इम्पॉसिबल काम करने का कह दिया। इम्पॉसिबल से मुराद क्या होता है, जो हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे उसने अनरियलिस्टिक वर्ड नहीं लिखा, उसने मुश्किल वर्ड नहीं लिखा, चैलेंजिंग नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, इम्पॉसिबल, जो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। हाँ, कि भाई इम्पॉसिबल है, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। आप किसी ऐसी चीज़ का एग्रीमेंट, आपने कहा कि यार ये बंदा मर गया है, मुझे 10 लाख दो, मैं इसको ज़िंदा करके दिखाऊं, इम्पॉसिबल है ना ये। आपने क्या किया जी, उसको 10 लाख रुपया प्रोवाइड कर दिया, उसने कहा कि भाई मुझे कहाँ आता है। अब आप उसे पैसे मांग रहे हो, पैसा नहीं वापस कर रहा, उसने कहा जा अदालत में देख लेंगे, चलेंगे दोनों अदालत में, तो क्या होगा, जज सुनेगा आपकी बात? भाई कोई बात नहीं सुनेगा, चंडे चंडे कराएगा आपको कि भाई ये तुम क्या बेवकूफ़ हो, पहले अदालत के इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, तुम इस तरह के केसेस यहाँ पे लेके आ जाते हो, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी जो होती है वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है। ठीक है, आपने किसी को कहा यार ये लो मुझे 10,000 रुपया दो, मैं तुम्हें उड़ के दिखाता हूँ, खुद मतलब जहाज़ वगैरह में नहीं, वैसे ही इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, 1,000 रुपया दो मुझे, मैं 1 घंटे के लिए सांस रोकता हूँ। ये इस तरह की फजूल ऑफ़र्स होती हैं, लोग जानबूझ के करते हैं इस तरह के बड़े काम कि ऑफ़र करेंगे ऐसी, अगला बंदा भी बेवकूफ़ है, एक्सेप्ट कर लिया है, पैसे लिए खा गया, उसने कहा मैं नहीं करता, क्या करें, नहीं हम अक्लमंद हैं थोड़े। तो इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल काम भी आपने नहीं करना और इल्लीगल काम भी नहीं करना। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो आप कर लो वो इन्फोर्सेबल है, और अगर वो इन्फोर्सेबल है प्लस उसने एग्रीमेंट की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, तो वो क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, सो गए हो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में फ़र्क है, किस चीज़ का, सिर्फ एक चीज़ का,
इन्फोर्सेबिलिटी का, अगर इन्फोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है तो एग्रीमेंट तो ज़रूर है, सही है, अच्छी बात है, एग्रीमेंट कर लो आपस में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट पे लगता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसका नाम ही वही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो एग्रीमेंट्स पे लगता ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है। मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स के ऊपर जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हों। आ जाए ज़रा इधर इन्फोर्सेबिलिटी में। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। आ गई ना समझ बात? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना लाजमी है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कौन से वाला नहीं होगा? जो इन्फोर्सेबल बाय नहीं है। एन एग्रीमेंट इज क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ से क्या मुराद है? विच क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल से मुराद है कि भाई कानूनी फ़र्ज़ है अब आपके ऊपर इस काम को करना, ठीक है, कानूनी फ़र्ज़, लीगल ऑब्लिगेशन होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप, कुछ एग्रीमेंट्स आपस में करते हो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन आपने फिर भी वो करने होते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन की समझ आ रही है ना? कि अगर नहीं करोगे तो भाई अदालत में लेके जाऊंगा, ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि कानून तुमसे रिक्वायर कर रहा है इस काम को करो, नहीं करोगे तो अदालत में मिलेंगे, ये लीगल ऑब्लिगेशन है। मिसाल के तौर पे आपने अपने किसी दोस्त को बुलाया, अफ्तारी आजकल चल रही, बुलाओ मुझे भी, तो आपने किसी दोस्त को बुला लिया अफ्तारी के ऊपर, आपने कहा कि भाई अफ्तारी पे आ जाओ, इफ्तारी मैं करवाता हूँ, ठीक है। अब वो बंदा इफ्तारी वाले दिन वहाँ पे पहुँच गया, आपने ऑफ़र की थी उसको इफ्तारी की, उसने एक्सेप्ट भी आगे से कर ली, आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। देखो ऑफ़र हुई थी प्लस एक्सेप्टेंस हुई थी, एग्रीमेंट तो है ये, लेकिन आपने आगे से दरवाज़ा ही नहीं खोला और अंदर खड़े लड़की की आवाज़ में कहते हो कि भाई घर पे नहीं है। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, उसने वो सोचा उसने कि भाई अदालत में जाके आप पे केस करूँगा। अदालत में वो भी चला गया, वेले हैं सारे, अदालत में गया, अच्छा खासा एक वकील हायर किया कि भाई इसने मेरा दिल दुखाया है। अब अदालत सबसे पहले कहेगी कि भाई जब वो एग्रीमेंट हो रहा था, जब आपको ऑफ़र की गई थी, क्या उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू था, थीम था, वो लीगल ऑब्लिगेशन का था? 30,000 वकील को देना है? नहीं, दिल पे लग गई ना। अब देखो, दिल का दर्द जो होता है ना वो पैसों से भी कम थोड़ी होता है। असल बात तो यह है कि दोस्त ने इनकार क्यों किया, और अगर दोस्त बड़ा करीबी हो तो दिल आज़ारी होगी, ठीक है भाई। तो अदालत क्या कहेगी कि भाई साहब आपका लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं थी, आपकी थी सोशल ऑब्लिगेशन। आपने वैसे आपस में यारी दोस्ती की बेस पे कहा, आप अब यार दोस्त एक दूसरे पे केस थोड़ी करते हैं, तो इसका मतलब लीगल ऑब्लिगेशन का होना लाजमी है, फिर वो इन्फोर्सेबल है, ठीक हो गया। अब नीचे एक और एग्जांपल दी है, ये ना पहले नीचे आ रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ जो एग्जांपल के बाद है उसको थोड़ा पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, डोमेस्टिक से मुराद है घर के एग्रीमेंट, मतलब है कि आपने अपनी वाइफ को कहा कि यार अगर तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें एक सूट लेकर दूंगा। तो उसी तरसो ना, मैं अपना बता रहा हूँ। खाना बन गया भाई बड़ा अच्छा, वाइफ ने कहा कि चलो अब एम्पोरियम चलते हैं, कुछ लेकर दो, तो मैंने आगे से क्या कहा कि भाई कोई नहीं है। उसने कहा कि भाई आप तो बिज़नेस लॉ पढ़ाते हो, आपको तो पता होना चाहिए कि आगे से कंसिडरेशन देनी है। तो मैंने फिर बिज़नेस लॉ की ये वाली लाइन उठा के दी, पेज नंबर 21 पे एग्जाम्पल से ऊपर पैराग्राफ, इसको ज़रा हाईलाइट कर लो कि इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट द यूजुअल प्रिजम्पशन इज़ दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमारी आम तौर पे प्रिजम्पशन जो है, एजम्पशन है, जो हमारा आइडिया वो ये है कि हमारा कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप कायम करने का इरादा नहीं है भाई, सोशल सा एक है, उसमें क्या है। तो ये जब मैंने लाइन बताई तो बेचारी ने फिर कहा चलो ठीक है, ना लेके दो कुछ भी, सही है। अब अगले दिन खाना अच्छा नहीं ना बनेगा, अब ये हो जाएगी सज़ा। नहीं, इज्जत भी होती कुछ लोगों की। अच्छा, अब आगे बढ़ें। बट इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट, कमर्शियल से मुराद कॉमर्स, पता है ना, बिजनेस को ही कहते हैं कॉमर्स। कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, अनलेस अदरवाइज। उसने कहा कि जो कमर्शियल आपके एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें आमतौर पे यही आपका जहन होता है कि यार लीगल रिलेशनशिप है, अगर नहीं करोगे तो केस करूँगा। आमतौर पे यही होता है ना, हम कोई भी चीज़ मार्केट खरीदने जाता हूँ, ऐसे तो नहीं जाता कि यार 50 रुपये ले लो
दिल करता है तो मार्कर दो, नहीं भाई क्यों मार्कर लेने गया हूँ, नहीं दोगे तो क्या होगा, फिर लड़ाई होगी आपस में। लीगल रिलेशनशिप मैंने तो कायम किया आपके साथ, ठीक है। लेकिन आगे लिख दिया है अनलेस अदरवाइज। अनलेस अदरवाइज तो किसी भी जगह पे होता है ना, कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया लेकिन लिख दिया कि यार ना भी करोगे तो खैर है, तो वो फिर ज़ाहिर है इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब ऊपर आ जाएं, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। दोनों के प्रॉमिस होंगे ना, एक का प्रॉमिस होगा पैसे देना, एक का प्रॉमिस होगा वो काम करना या उस काम से रुकना, सही है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, वायलेशन। इसको ना थोड़ा सा लिख लो एरो लगा के, वायलेशन लिखो, ब्रीच लिख लो, नॉन कंप्लायंस लिख लो। डिफ़ॉल्ट, हम अक्सर वो वर्ड यूज़ करते हैं ना, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई है, उसका मतलब क्या होता है, कंपनी ने जो पैसे देने थे कर्जा वो नहीं दे पा रही, नॉन कंप्लायंस होगी ना लॉ की। तो नॉन कंप्लायंस, ब्रीच, वायलेशन, ये सब का मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट कर जाना। तो अगर उनमें से कोई पार्टी भी डिफ़ॉल्ट करती है, मस्ट इंटेंड टू सू, दूसरी पार्टी उसको सू करेगी। सू से मुराद क्या है, केस करना, भाई कोर्ट में लेके जाएंगे आपको। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन। इनके अलावा आपकी होनी चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। मस्जिद में कारी साहब ने कहा कि भाई मस्जिद के लिए चंदा दें, हर बंदा कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करा। किसी ने कहा कि जी मैं सीमेंट की बोरियां ले दूंगा 10, ठीक है। किसी ने कहा कि मैं आपको कोई शावर लगा दूंगा, दरियाँ लगा दूंगा, एक आदमी ने कह दिया मैं केबल लगवा दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा है सीमेंट की बोरियां आपको 10 ले दूंगा, ये रिलीजियस है ना ऑब्लिगेशन आपका। आपने मस्जिद के अंदर बैठ के जज्बाती हो गए, सारे कह रहे थे, अक्सर होता है इस तरह। और बाद में वो कारी साहब आए, उसने कहा सर ये 10 बोरियों के पैसे तो दें। आपने कहा कौन सी बोरियां, तो उसने कहा ये, तो आपने कहा मुझे तो लगा था वैसे ही सवाब कमा रहे। आप कह रहे थे ना कि ऐलान करो, नीयत होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए, अल्लाह मदद करेगा। तो आपने कहा नीयत हो गई है, जब अल्लाह मदद करेगा तो आपको दे देंगे लेके। ये भाई रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, लेकिन एक सिचुएशन होती है, आगे जाके पढ़ेंगे, कि अगर वो 10 बोरियों का ऑर्डर कर बैठे आपके कहने पे कि भाई 10 बोरियां सीमेंट की आ जाएं, भाई अब आप फंस गए हैं, क्योंकि उस बेचारे ने आपके कहने पर किया, अब आप देंगे। लेकिन अगर फ़ौरन ही वो आपको कहे आगे यार पैसे दो, तो आप मुकर जाओ, सही है। मुकरना नहीं है, इस तरह अनएथिकल है, लेकिन इलीगल नहीं है। ये क्लियर है भाई, बस ये ख़त्म है। एग्जाम्पल ये पढ़ लें बस। अदील ऑफर्स टू सेल इज फर्नीचर टू बाबर फॉर 50,000। हाँ, ये एग्जाम्पल पढ़ लेना। बाबर एक्सेप्ट दिस ऑफर, बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई फर्नीचर मुझे बेच दो आप। इन दिस एग्रीमेंट इफ देयर इज डिफॉल्ट बाय आइदर पार्टी, अगर एक भी पार्टी डिफॉल्ट करती है, मतलब है कि या तो बाबर पैसे नहीं देता या अदील साहब फर्नीचर नहीं देते, तो डिफॉल्ट हो गया ना, दोनों के प्रॉमिस है। एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ, आप भाई कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हो, प्रोवाइडेड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रेजेंट। इसको ना हाईलाइट कर लो और लिखो, आगे जाके पढ़ते हैं। फिलहाल आपने समझना कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और उसको आपने पूरा नहीं किया। चलें जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर चलें इंशाल्लाह, फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।